अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। काइंडली अपने अपने कैमराज ऑन कर लें ताकि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। पहले मैं कल वाला जो लेक्चर था उसमें से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर आज उसकी एक वर्कशीट मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा, आज ही करूंगा, तो अभी मैं लेक्चर के बाद फौरन कर देता हूं, तैयार हो गई है। और फिर हम आज का 3.6 रेडियो एक्टिविटी और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे बात शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। बाकी स्कूल जो हैं वो भी अपना कैमरा ऑन कर लें। अल सईद सेंट्रल, जितने भी ये सारे सिकंदर अल सईद, उमर, इमरान, FSS, ये सारे अपने कैमराज ऑन कर लें ताकि मैं आपको देख सकूं। चल, ओके जी। स्टिल मुझे अभी सारे स्कूल नज़र नहीं आ रहे। मैं फिर क्वेश्चन जब करता हूं या देखूंगा तो मैं स्टूडेंट से इंगेज नहीं कर सकता। चलें जी, कल आपको सर इमरान ने पढ़ाया होगा नॉलेज 3.5, बहुत आसान नॉलेज था, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का। इसमें SLO बड़े आसान थे। डिस्क्राइब करना था फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव कैटाइन एंड नेगेटिव एनाइन फ्रॉम एन एटम, इंटरप्रेटेट एंड द यूज ऑफ सिंबल ऑफ एन एटम एंड एनाइन। यानी आपने बाद में सिंबल्स का इस्तेमाल करना था कि एटम के ऊपर प्लस चार्ज आता है कैसे लिखते हैं, माइनस चार्ज आता है कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें। अच्छा बेटा, ये चल नहीं रहा। ये एक ना आपको एक आपकी आसानी के लिए एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने लिखा हुआ है। हालांकि पीरियोडिक टेबल ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ, इसको फुल स्क्रीन कर दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आसान लफ्जों में समझाने के लिए इस तरह का पीरियोडिक टेबल बना हुआ था। इसमें सर ने कल आपको डिटेल से सारा समझा दिया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपने मुझे उन सवालों का जवाब देना है। सबसे पहले सवाल है ब्रीलियम, ब्रीलियम के बारे में। ब्रीलियम सवाल है कि आपने कल डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा होगा। डुप्लेट रूल है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अक्वायर कर लेना, डुप्लेट रूल। और ऑक्टेट रूल है कि 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना, ऑक्टेट रूल। तो सवाल यह है कि ब्रिलियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर डुप्लेट रूल को देखा जाए तो ब्रिलियम स्टेबल होना चाहिए। सिमिलरली मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उनको भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्यों नहीं ये स्टेबल, क्यों ये स्टिल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और क्यों इनके ऊपर +2 चार्ज आता है? अहमद, जाहिद, ये इनका माइक अनम्यूट करें, ये जवाब देंगे। सर क्योंकि जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नहीं तो वो डुप्लेट रूल भी तो पढ़ा था, उसके मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी स्टेबल होता है। पढ़ा था ना डुप्लेट रूल। यानी मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप में से कौन बच्चा इस तरह की सवाल का जवाब देगा कि ये जी जी सर क्योंकि ये मेटल होते हैं और मेटल हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। नहीं तो मेटल डुप्लेट रूल भी फॉलो करते हैं। लिथियम आपके सामने है, लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो लिथियम के पास टोटल पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन अक्वायर करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। वो भी डुप्लेट रूल फॉलो करता है मेटल्स। सर लेकिन इसके लास्ट वाले शेल में ना ऑक्टेट रूल जो होता है, जिसकी वजह से ना इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा। नहीं जी, ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। चले मैं लिटिल स्टार वालों को कहूंगा वो मुझे इसका जवाब दें। लिटिल स्टार, आप इसका जवाब दें। जी सिर्फ फर्स्ट पीरियड में डुप्लेट रूल इस्तेमाल होता है, बाकी सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ ऑक्टेट रूल इस्तेमाल होता है। उसकी वजह, फर्स्ट पीरियड वाले ही एलिमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं डुप्लेट रूल? उनके ये मेटल्स हैं और मेटल
हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया मेटल है, मैंने ये सवाल किया कि फर्स्ट पीरियड ही डुप्लेट रूल क्यों फॉलो करता है, उसकी वजह क्या है। चले, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया बाकियों से कि फर्स्ट पीरियड वाले डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। अब आगे हमने बस ये क्लियर करना है क्यों करते हैं। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। चलें, आप लोगों को 50% इसका पता है, कुछ मैं बातें बता देता हूं, आप लोग उसको याद रखिएगा, बाकी अपने हाथ नीचे कर लें, मैं इसको पहले समझा देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है कि एटम्स जो कि अनस्टेबल हैं, अब अनस्टेबल से एटम चाहते हैं वो क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब एटम्स को स्टेबल होना है तो उनके सामने क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया है नोबेल गैसेस। तमाम एटम्स के पास ये क्राइटेरिया है कि वो नोबेल गैसेस की तरह हो जाएं। नोबेल गैसेस क्या होती हैं? नोबेल गैसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सर ये पीरियोडिक टेबल खोलिएगा। नोबेल गैसेस क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं डुप्लेट रूल पे आता हूं। नीचे ये देखिए, ये हमारे पास लास्ट में नोबेल गैसेस है। मैं इन पे क्लिक करूंगा, आपने ये यहां पे बॉक्स पे नजर रखनी है, यहां पे नजर रखनी है। अच्छा, यहां पर भी कहां नजर रखनी है? आपने यहां पे नजर रखनी है ये एनर्जी लेवल्स पे। एनर्जी लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स क्या लिखा हुआ है? 2। एनर्जी लेवल्स का मतलब बेटा शेल्स होता है। तो हीलियम के पास एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। नियोन के पास 2 शेल हैं तो उसके पास पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गोन के पास 3 शेल हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 है। क्रिप्टॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 8 है। इन शॉर्ट, इन तमाम एलिमेंट्स के नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रिडॉन, इन तमाम नोबेल गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जब इन तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे वांट, मतलब तमाम एलिमेंट्स यही चाहेंगे कि उनके एलिमेंट में, उनके बाहर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक फर्स्ट पीरियड से है, फर्स्ट पीरियड का क्लोज टू नोबेल गैस कौन है? हीलियम। क्लोज टू नोबेल गैस का मतलब क्या होता है? जैसे लिथियम, लिथियम के पास टोटल, अगर आप गौर करो, 2 और 1, यानी पहले शेल में 2 और पहले शेल में 2 और बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोज टू का मतलब बेटा होता है ये किसके करीब करीब जा सकता है नोबेल गैसेस में? क्या ये नियोन के करीब जाएगा या हीलियम की करीब जाएगा? करीब जाने से मुराद इसके करीब तर कौन है? डेफिनेटली लिथियम के करीब तर जो है, लिथियम के जो करीब तर जो है वो हीलियम है। तो डुप्लेट रूल हर वो एलिमेंट फॉलो करता है, जरा बात को समझेगा, डुप्लेट रूल हर वो एलिमेंट फॉलो करता है जिसके पास अवेलेबिलिटी एक शेल की है। एक शेल है जिसके पास, पहला शेल, क्योंकि पहले शेल में टोटल कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसलिए हीलियम के पास देखो ना, हीलियम के पास है ही एक शेल, उसके पास कैपेसिटी ही एक शेल की है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। सोडियम के पास टोटल 3 शेल हैं, तो सोडियम का करीब तरीन कॉन्फ़िगरेशन नियोन से मैच करेगा। पोटेशियम का करीब तरीन कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन से मैच करेगा। रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन से मैच करेगा। तो हर एलिमेंट ने अपने करीब तरीन नोबेल गैस की तरह होना होता है। ऐसा नहीं होता कि जो रुबिडियम है वो नियोन की तरह हो जाए। कैसे हो सकता है? रुबिडियम के पास टोटल बेटा 5 शेल हैं, तो रुबिडियम के पास जब टोटल 5 शेल हैं, 1 2 3 4 5, तो वो कोशिश करेगा
कि वो अपने आप को ऐसा करे जो उसके करीब तरीन है। कौन है रुबीडियम के करीब तरीन? शाबाश, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। रुबीडियम के करीब तरीन है क्रिप्टॉन। ये देखो क्रिप्टॉन आ गया 2 8 18 8। तो अब रुबीडियम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। रुबीडियम जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्रिप्टॉन की तरह हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, इनके करीब तरीन कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इन तीनों एलिमेंट्स के करीब तरीन कौन है? हीलियम। तो ये नियोन की तरह नहीं बनना चाहते, ये हीलियम की तरह बनना चाहते हैं। और जब ये हीलियम की तरह बनना चाहते हैं तो फिर ये हीलियम की तरह बनने के लिए डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा मजीद और आपने मुझे जवाब देना है। तमाम स्कूल्स अलर्ट रहें, मुझे ये बताएं कि ये मैं एक एलिमेंट पे क्लिक कर रहा हूं, सल्फर पे। शाबाश, सल्फर पे। सल्फर की हालत क्या होती है? सल्फर में एनर्जी लेवल्स कितने हैं? इसको फुल स्क्रीन करें, शाबाश। ये सल्फर के एनर्जी लेवल्स कितने हैं आप सब देख रहे हैं, 2 8 6, मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और बाहर वाले शेल में 6। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि ये सल्फर को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सल्फर को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेनेसेंस जेटीएन स्कूल से पूछें पहले। जेटीएन स्कूल जी बताएं। सर, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे और बॉन्ड की तरह स्टेबल होने के लिए। ये आपने आधा जवाब दिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, वो तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन ये गेन करके किसकी तरह बनेगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे करीब तरीन होगी? डुप्लेट रूल की तरह होगा। नहीं, डुप्लेट रूल कहां पे हो गया भाई? ऑप्टिक रूल की तरह आर्गोन की तरह स्टेबल होगा। हाँ, ये पूरा जवाब दिया करें कि ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके बाहर वाले शेल में हो जाएंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और बाहर वाले में 8। सर ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह कर ली? आर्गोन। जरा गौर करो, ये लिखा हुआ है ना आर्गोन के नीचे 2 8 8, 2 8 8। समझ आ गया आपको? इसका मतलब है कि सल्फर किसके करीब तर है? आर्गोन के करीब तर है। सल्फर को अपने 6 इलेक्ट्रॉन को 8 करना है तो वो आर्गोन की तरह स्टेबल हो जाएगा, नॉट क्रिप्टॉन की तरह, नियोन की तरह नहीं, जिनॉन की तरह नहीं, किसकी तरह? आर्गोन की तरह। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं क्यों बता रहा हूं, जरा मेरी बात समझो। नोबल गैसेस भी सारी स्टेबल हैं। हम कहते हैं जी ये सारे बंदे अमीर हैं, मैं कहता हूं जी ये 10 बंदे हैं पाकिस्तान के, ये अमीर तरीन है। क्या वो बराबर अमीर तरीन होंगे? क्या वो अमीर होने में? नहीं, बराबर नहीं होंगे। जब मैं कहता हूं नोबल गैसेस स्टेबल हैं तो क्या वो यकसा स्टेबल होंगी? नहीं, सबकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है। मसलन किसकी ज्यादा है किसकी कम है, मैं बता देता हूं आपको। ये टॉप मेंबर्स हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये स्टेबल तो हैं बट इतने ज्यादा नहीं हैं। क्यों? वजह सर इसकी रीजन भी बताएं, फिर आगे जाएंगे। भाई रीजन बड़ी सिंपल है, समझो मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझो। रीजन बड़ी सिंपल है। किसी भी एटम के स्टेबल और अनस्टेबल होने के पीछे उसके साइज का बहुत बड़ा किरदार होता है। साइज का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये जो बॉटम पे मेंबर्स होते हैं, बॉटम पे जो मेंबर्स होते हैं बेटा, इनका साइज बड़ा होता है। बड़े साइज का नुकसान क्या है? न्यूक्लियस सेंटर में बैठा है और न्यूक्लियस की नजरें हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितना बड़ा साइज होगा एटम का, न्यूक्लियस की नजरें इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ी होंगी। इट्स लाइक 1000 बच्चों को पढ़ाना और 100 बच्चों को पढ़ाने में फर्क है। 100 बच्चों वाली क्लास में स्टेबल कर सकता हूं, अपने पास जोड़ के रख सकता हूं। 1000 बच्चा बैठा है, जिसने भागना भाग जाएगा, जिसने दौड़ना दौड़ जाएगा, मुझे क्या पता। तो सिमिलरली नोबल गैसेस जो टॉप मेंबर है, छोटा साइज है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कंट्रोल में रखा हुआ है, इसलिए वो स्टेबल है। नीचे वाले नोबल गैसेस इतने स्टेबल नहीं है, इसलिए ये बताना जरूरी होता है कि सल्फर स्टेबल तो है, नो डाउट। किसकी तरह स्टेबल है? नीचे वाले मेंबर्स की तरह या ऊपर वाले मेंबर्स की तरह? तो आपका जवाब होगा ऊपर वाले मेंबर्स की तरह। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट्स में हम गैप नहीं डाल सकते।
अगर कॉन्सेप्ट में गैप डालेंगे तो हमें प्रॉब्लम बड़ी क्लासों में आएगा। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चलो जी, अब मैं एक और सवाल करता हूं, शाबाश, जवाब देना है आपने। देखें जी, आयोडीन, 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 आयोडीन है 2, 8, 18, 18, 7। देखो ना कितने ज्यादा शेल हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 शेल हैं। बताओ कौन बताएगा स्टेबल होना है इसने? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, स्टेबल होना है क्या करेगा ये? फरहान गर्ल्स, फरहान गर्ल्स कैंपस। सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, सर सही आ रही है? सही आ रही है। सर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा भाई? पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, फिर 18 है, 18 बाहर वाले शेल में 7 है, तो भाई 7 को सिर्फ 8 करना है भाई। 7 को जब 8 करना है तो 5 कहां से गेन करेगा? एक अपना ना शोर कम करें क्लास में बेटा, फरहान गर्ल्स कैंपस जड़ावाला क्लास में शोर कम करें। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या चार्ज आएगा? आयोडीन -1, स्टेबल। भाई किसकी तरह स्टेबल हुआ ये भी तो बताना फर्ज है भाई। ये अमीर हो गया बंदा, कितना अमीर हुआ? अमीर हो गया सर, स्टेबल हो गया, कितना स्टेबल हुआ भाई ये भी तो बताओ। आयोडीन स्टेबल है कितना? सर जितना के स्टेबल है ये क्रिप्टॉन, नहीं क्रिप्टॉन नहीं, किधर गया? जीनॉन। सर जितना स्टेबल जीनॉन है ना, क्योंकि जीनॉन के पास 2, 8, 18, 18 तो थे, 8 थे बाहर वाले शेल में जीनॉन के पास। अब आयोडाइड, आयोडीन पे -1 चार्ज आ गया, आयोडाइड भी स्टेबल है लेकिन जितना जीनॉन है। और मैं तो जीनॉन को इतना स्टेबल नहीं मानता, इतना बड़ा साइज है उसका, कोई भी आके उससे इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है, वो रिएक्शन भी करता है जीनॉन, समझ गए हो? तो आयोडाइड भी कोई बहुत अच्छा। अब मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे, आपको देखना चाहता हूं कि आपका हायर ऑर्डर कितना डेवलप हो रहा है। शाबाश, फ्लोरीन, गौर करो, 2, 7 1 चाहिए, क्लोरीन 2, 8, 7 इसको भी 1 चाहिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाहर वाले शेल में 7 इसको भी 1 चाहिए, आयोडीन के बाहर वाले शेल में 7 इसको भी 1 चाहिए। अब मुझे बताओ जब ये सब 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये बनेंगे F-1, Cl-1, Br-1 और आयोडाइड -1। ये मैंने बताया है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये लीस्ट स्टेबल है। स्टेबल सब है, स्टेबल सब है, लेकिन इन स्टेबल होने में से भी सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोराइड। कौन बताएगा वजह? जी सेंट्रल फातिमा कैंपस, शाबाश बताइए, वाई फ्लोराइड इज मोर स्टेबल इंस्टेड ऑफ आयोडाइड? सर क्योंकि फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज हैं और क्यों? न्यूक्लियस पे क्योंकि उनका उसकी ज्यादा होल्ड है। कॉन्फ़िगरेशन क्लोजर है नियॉन के, और नियॉन छोटे साइज का नोबल गैस है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? इज इट क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है, और मैं यही चाह रहा था कि ये अच्छा, ये कोई कमाल नहीं है इलेक्ट्रॉन कितने लेने दे, वो समझ आ गया। स्टेबिलिटी का भी साथ में आपको पता होना चाहिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, डुप्लेट रूल वाली बात क्लियर होगी। अच्छा, टीचर से गुजारिश है, जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं, बुक में ही ना एक चैलेंज होगा, किताब के अंदर ही ना आयन फॉर्मेशन का एक चैलेंज है, उस चैलेंज को वो बच्चों ने अटेम्प्ट करना है। शाबाश, वो चैलेंज को अटेम्प्ट करें। और डुप्लेट रूल मैंने बोला कि डुप्लेट रूल क्या है? बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना। भाई कब करेंगे? जब चांस एलिमेंट ऐसी जगह पर है कि वो हीलियम के ज्यादा करीब है इंस्टेड ऑफ नियॉन। जैसे लिथियम, मैंने बोला आपको बेटा, लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में 1, डेफिनेटली ये हीलियम के करीब है, इसको जस्ट क्या करना है? ये निकालना है। अच्छा, मैग्नीशियम के पास है 2, 8, 2। ओबियसली मैग्नीशियम हीलियम के करीब नहीं है, मैग्नीशियम नियॉन के करीब है। मैग्नीशियम को जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो फिर
जो जो हीलियम के करीब होगा वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, जो जो हीलियम के करीब नहीं है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। सेंट्रल, अच्छा बाकी मेरा लेक्चर हो गया खत्म। मैंने आज कल वाले लेक्चर को ही थोड़ा अपडेट किया है, आप इसको पढ़ें। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाना है उसको मैंने खुद भी स्टार्ट किया, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। वो डिटेल टॉपिक है, हम उसको इंशाल्लाह करेंगे मंडे से स्टार्ट। कल आपका टेस्ट है, ऐसे ही है जी, कल आपका टेस्ट है। टेस्ट मैंने लास्ट टाइम भी देखिए, टेस्ट बड़ा जरूरी होता है। मैंने आपको बोला ना, टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको ये यकीन आ जाएगा कि आपकी तैयारी है। आप में से जो बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं ना करते वो उनके लिए मसला बनेगा। अभी मैं क्या करता हूं, लेक्चर के बाद एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा, पहले आपने वर्कशीट करनी है, उसके बाद आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कितना होगा टेस्ट, मैं आपको बता देता हूं। जितना ये नॉलेज 3.5 तक पढ़ा, नॉलेज 3.5 तक जितना पढ़ा है, ये सारा शुरू से लेकर तीसरा चैप्टर एंड तक, ये सारे के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 लाइन आंसर क्वेश्चन, 1 लाइन में जवाब देने वाले सवाल। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप में फैसला करने की सलाहियत चाहिए। मुझे आप में क्या चाहिए, फैसला करने की सलाहियत। सर ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये इसलिए ठीक है, ये इसलिए गलत है। मुझे आप में ये आ गई आप में, क्ले खत्म हो गया, आपकी जिंदगी आसान। मैट्रिक में इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के दोबारा पढ़ोगे, सर ये तो पहले ही आता है। तो सवालों के जवाब मुझे एक एक लाइन में चाहिए जिनमें रीजन होगा। मुझे मेमोरी वाले, मैंने ये नहीं पूछना व्हाट इज आइसोटोप, पता है आप लोगों को। मैंने ये नहीं पूछना कि ये न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, पता है आपको। एमसीक्यू में इस तरह की बातें होंगी। क्वेश्चन टेक्निकल होगा, आपने उसको बुक खोल के भी कर सकते हैं, जैसे भी करें, अटेम्प्ट करें। ओके जी। बाकी टीचर्स जो हैं वो बच्चों से कोई मजीद इंगेज कर लें। मजीद बच्चों का सवाल है मेरे से कोई, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, वो मेरे से पूछ सकते हैं। अहमद जाहिद जी, अल सईद अहमद जाहिद। सर जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? और जबरदस्त बात की है कि सर जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मसलन मैं एक कार्बन की बात कर लेता हूं ना। सर एक बच्चे ने सवाल किया, सर जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। अब ये खड़ा है ऐसी जगह पे कि ये 4 लूज करे या 4 गेन करे, क्योंकि इसके पास तो दोनों ऑप्शन है, 4 गेन करके ऑक्टेट, 4 लूज कर दे वो भी। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, तुम लोग कार्बन को मेटल समझते हो या नॉन मेटल समझते हो, पहले तो ये बताओ। ऑब्वियसली कार्बन नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल। जी जेटीएन स्कूल, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? अच्छा, ऑब्वियसली कार्बन नॉन मेटल है भाई। जब कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की खसूसियात क्या है? लॉस नहीं करती वो इलेक्ट्रॉन, गेन करती हैं। तो कार्बन के केस में बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, बहुत अच्छा सवाल था ये। जी जेटीएन स्कूल, आपका क्या सवाल है? जी जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस इलेक्ट्रॉन में 2, किस एटम में 2 है या सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है? ये आपको पता ही नहीं करना, आपको पीरियोडिक टेबल देखना है, वो आपको खुद बताएगा। पीरियोडिक टेबल बोलता है, मैं आपको भी दिखाता हूं पीरियोडिक टेबल कैसे बोलता है। चल भी पीरियोडिक टेबल खुल जा, ये खुल गया। अब पीरियोडिक टेबल बोलता कैसे है मैं अभी आपको दिखाता हूं, गौर करना है आपने। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, हमें थोड़ी ना पेपर में पीरियोडिक टेबल देंगे लोग। मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये कोई मसला नहीं है, ये भी 2 मिनट में हल हो जाएगा। इधर देखो जरा, अब ना पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो। पीरियोडिक टेबल में ना टोटल जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस मुझे स्क्रीन में लेके आओ, वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह वाली सीधी वर्टिकल लाइंस, वो 18 हैं। वो कितनी है? 18। इसको फुल स्क्रीन करें। इन्हें बोलते हैं 18 ग्रुप हैं। आपके वैसे बायो के टीचर आ गए हैं, इस चीज को बहुत अच्छा किया बेटा, आपने पूछा। ये तुम्हारा मसला, सबका मसला हल कर दूंगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें कैसे पता चलेगा इसके 2 शेल हैं,
हमें कैसे पता चलेगा इसके 4 शेल हैं? ये 2 मिनट में समझ आता है ये, लेकिन मैं आपको मंडे को पहले ये करवाऊंगा, फिर आगे रेडियो एक्टिविटी पे जाएंगे। अभी आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये समझ आ जाता है, कोई मसला नहीं है इसका। ओके जी, अल्लाह।